नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्र और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल बाकरगंज में अपराधियों ने लूटपाट की है और लूट की वारदात में आभूषण कारोबारी से लाखों रुपए की लूट की और ये सभी आभूषण कारोबारी काफी नाराज हैं। लूट का कुछ सामान बरामद करने का पुलिस दावा कर रही है। दरअसल 2 दिन पहले भी राजीव नगर में आभूषण कारोबारी के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां बाकरगंज में ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। लूट की वारदात से आभूषण कारोबारी काफी ज्यादा नाराज हैं। कुछ सामान बरामद करने का दावा हालांकि पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो एक तरफ जहां मौसम कहर ढा रहा है, दूसरी ओर अपराधियों का तांडव भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार बाकरगंज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सभी आभूषण कारोबारी का जमावड़ा लगा है। सभी गुस्साए हैं, नाराज हैं, आक्रोशित हैं। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है। कदमकुआं थाना क्षेत्र के बाकरगंज इलाके में, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इसी बाकरगंज इलाके में एक आभूषण की दुकान है SS ज्वेलर्स। वहां पर अपराधी लूट के नियत से घुसे थे और लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद जब अपराधी भागने लगे तब स्थानीय लोग जो दुकानदार थे उन्होंने विरोध किया और एक अपराधी जो है उसके बारे में अभी जानकारी मिल पाई है कि वो पकड़ा गया है और जो आभूषण से भरा एक थैला था उसको भी पुलिस ने रिकवर किया, गांधी मैदान थाने की पुलिस ने। उसके बाद इलाके की सभी दुकानें जो है वो बंद हो गई हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है ये। और घटना के बाद पटना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, सिटी SP समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं। लेकिन जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्होंने घटना के विरोध में फिलहाल सभी दुकानें बंद कर रखी हैं। और महज 2 दिनों पहले राजीव नगर इलाके के रोड नंबर 16 में एक कुख्यात अपराधी पंकज शर्मा ने एक आभूषण विक्रेता को उसके गुर्गों ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो रंगदारी की रकम जो है वो नहीं दे पा रहे थे। और एक बार फिर से एक बड़ी घटना बाकरगंज इलाके में, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जो अपराधी थे वो यहाँ हथियारों से लैस होकर पहुंचे, उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर जो नाराज कारोबारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं और यहाँ पर हुजूम जो है वो इकट्ठा हो गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से नाराजगी है, उस नाराजगी के बाद लोग जो है वो बेहद यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल जो सर्राफा संघ है उसके नेता भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, क्या हुआ है बेसिकली, क्या घटना हुई, थोड़ी इस बात की जानकारी दें, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये है कि SS ज्वेलर्स दुकान है, उनके दुकान में लगभग 3 से 4 व्यक्ति आए और उनके दुकान में सारा सामान उनका जो स्टॉक है वो बैग में भर के 3 से 4 बैग में भर करके भाग गए। और भागने के क्रम में, कहने का मतलब लूट की घटना हुई, बिल्कुल डकैती हुई है। और डकैती करने के बाद वो 4 व्यक्ति थे, जिसमें 3 तो मोटरसाइकिल से, मैं खुद देखा हूं कि वो भागते के क्रम में मोटरसाइकिल लेके भाग रहे थे। तो वो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति में ड्राइव कर रहे थे। तो मुझे शक हुआ तो मैं बाहर निकला, तब तक देखा हो हल्ला हो रहा है और इमीडिएटली मैंने कदमकुआं थाना को फ़ोन लगाया और इंस्पेक्टर को सूचना दिया। अपराधी पकड़ा गया है। एक अपराधी भागते के क्रम में मोटरसाइकिल भी गिरा पड़ा हुआ है, गिर गया और भाग गए, जिसमें एक अपराधी पकड़ा गया है और गांधी मैदान थाना में है। उसके साथ में मामूली सामान रिकवर हुआ है। लेकिन वो सराफा संघ के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं तो विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा होना लाजमी। और जो अधिकारी हैं यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चारों तरफ पुलिस की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने तरीके से पूरे मामले की छानबीन कर। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना राजधानी पटना में, महज चंद फासले की दूरी पर गांधी मैदान थाना, हालांकि गांधी मैदान थाना की पुलिस समय रहते पहुंच गई थी और एक अपराधी जो है वो पकड़ा गया था और उसके पास से जो रिकवर है, तो जो ऑर्नामेंट्स है वो रिकवर किया गया है। लेकिन जो पाटलिपुत्र सराफा संघ के लोग हैं और जो कारोबारी बता रहे कि बहुत अधिक रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन एक बार फिर से राजधानी पटना में बड़ी घटना, लूट की वारदात और फिर से पटना पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है।
कि आखिरकार पटना पुलिस कर क्या रही। जो अधिकारी हैं सिटी एसपी इस वक्त हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या घटना घटी है? 3-4 लोग घुसे थे हथियार लेकर। सिटी सर लूट की बताइए क्या हुआ। तो ये सिटी एसपी हैं जिनकी फिलहाल घटना के बाद से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल अधिकारी यही करते हैं और एक जब घटना हो जाती है, घटना के बारे में कुछ भी बताना सही नहीं रहेगा। कितने की लूट हुई है? रुक आप लोग थोड़ा बता दो सर। बिल्कुल ये सिटी एसपी है अमरीश राहुल है और जब घटना हो जाती है तो अधिकारियों की इसी तरीके से चुप्पी हो जाती है और एक अदना सा चोर पकड़ा जाए तो बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाता है। तो ये है पटना पुलिस और पटना पुलिस के आला अधिकारी। कैमरा पर्सन मनीष जुलिया के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 बाकरगंज पटना। और देखिए बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम सचिव चुनाव के दौरान हिंसक झड़प हुई है। दो पक्षों के बीच ये जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी, डंडा और तलवार से हमला किया गया। सरपंच, उप मुखिया के साथ परिजनों की पिटाई की गई है। करीब कुल मिलाकर 6 लोग घायल हुए हैं। बगहा के महीपुर भथौड़ा पंचायत की ये पूरी घटना है। तो बगहा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 6 लोग आपसी झड़प में घायल हुए हैं। बगहा के महीपुर भथौड़ा पंचायत की ये पूरी घटना है। ग्राम सचिव चुनाव के दौरान दरअसल ये हिंसक झड़प हुई, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी, डंडे बरसे, मारपीट हुई, तलवार का भी इस्तेमाल किया गया। तो ग्राम सचिव चुनाव के दौरान ये हिंसक झड़प की खबर बगहा से सामने आ रही है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की गई है। ग्राम सचिव चुनाव के दौरान ये हिंसक झड़प हुई। कुल मिलाकर 6 लोग घायल हुए हैं और फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। लाठी, डंडा और तलवार का भी इस्तेमाल किया गया। इन सभी चीजों से हमला किया गया। सरपंच, उप मुखिया के साथ परिजनों की भी पिटाई की गई है। और देखिए खबर बिहार के सियासी गलियारों से, जहां जेडीयू सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि बीजेपी से समझौते पर जेडीयू ने डेडलाइन दे दी है। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू ने ये डेडलाइन तय की है। आज तक बीजेपी से समझौते का इंतजार जेडीयू की तरफ से किया जाएगा और अगर आज बात नहीं बनी, समझौता नहीं हुआ, तो कल जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा। कल 12 बजे का वक्त दिया गया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी मिल रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी उम्मीदवारों की लिस्ट पर जेडीयू की तरफ से मुहर लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी सियासी बिसात बिछाई जा रही है। लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है और खास करके जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो बिहार में गठबंधन की सरकार है और शायद यही वजह है कि जेडीयू ये चाहती है कि वहां यूपी में भी बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाए। इसलिए आज तक की डेडलाइन तय की गई है ताकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मसले को सुलझाकर 12 बजे अगर समझौता नहीं होता है तो लिस्ट पर मुहर लगाई जाएगी। इधर विधान परिषद चुनाव में सीटों के बंटवारे पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि एनडीए में किसी तरह का विवाद नहीं है और बातचीत के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बीजेपी, जदयू या हमारे जब जितने घटक दल हैं, हम लोग क्या चाहते हैं विमर्श के दौर पर है और फिर सारी चीजें कौन कहां से लड़ेंगे और सीधे जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं छपरा में संदेहास्पद मौत के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ताजा मामला डेरनी का है, जहां 2 और लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इनमें से बिन टोली के रहने वाले सुखल महतो के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा। परिजनों का कहना है कि सुखल महतो शराब पीते थे और घटना के दिन अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। सुखल महतो के परिजनों से बात की छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता ने।
वहीं छपरा में 15 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इसमें अमनौर के डीह गांव निवासी वीरेंद्र ठाकुर भी शामिल हैं। मृतक की पत्नी ने दावा किया है कि शराब पीने से ही वीरेंद्र ठाकुर की मौत हुई है। उनकी पत्नी ने शराब की वो बोतल भी संभाल कर रखी है जिसमें कुछ शराब अभी भी बाकी है। जिला प्रशासन ने अभी तक बोतल को जब्त नहीं किया है। वीरेंद्र ठाकुर के परिवार से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संतोष कुमार ने। छपरा के अमनौर और मक्केर प्रखंड में शराब से मौत का सिलसिला जारी है। लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। हम अभी खड़े हैं वीरेंद्र ठाकुर के घर पे। आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी है और यही शराब है जो दिखा रही हैं। आप दिखाइए एक बार फिर से, यही शराब है जिसे वो पीते रहते थे। उसमें थोड़ा सा शराब का अंश अभी भी बाकी है और यही तस्वीर है उनकी, जिसको लेकर के ये दिखा रही है कि इनके पति की मौत हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस मौत के पीछे जहरीली शराब को दोषी बताया जा रहा है। हम इनसे पूछते हैं क्या नाम पड़ी रहा? उर्मिला देवी। कैसे घटना हो गई पूरा? दारू पीले से। दारू पीले से। कंफर्म बानी दारू पीला से जी। प्रशासन तो कहा था कि ठंड से हो गई बैठे, तरह तरह की बात करो। बराबर दारू पीते, बराबर पिए थे। बराबर पिए थे तो कहाँ से लाते थे दारू ये? अभी हम नहीं के जानते भैया कि कहाँ से लिया था। रोज रोज ला के पीते थे? जी। इस बार जब पिए तो क्या रोज पीते थे? इस बार पिए तो किस तरह से इनकी तबीयत? अब तो ये ना बुझाइल कि कोई का दे दिलक कि का को दिलक, ये तो हमरा ना बुझाइल। का हो गई रहे अचानक? कुछ हो ना भरे उनका। कुछ बेचैनी भइल उन्हें? का भइल? हां, पीते पीते ओकरा बाद में बेचैनी होके आंख पथरी आ गई। ब्लॉक में गनी तले में आंख देखल सुनल बंद हो गेल ना? बंद हो गई। क्या करते थे? डॉक्टरी करते थे। गाँव में अपना ये करते थे ना। तो कोई देखने आया, सरकार का कोई आदमी आया आपसे मिलने कोई बात करने? रहते आए रहे लोग। बताए रहे का बोला लोग? कहलक लोग कि कैसे बोला हम दारू पीला। दिखाना चाहिए कि यही वो शराब है जिसे वो पीते थे और ये लगातार अधिकारियों को भी दिखा रहे, जो भी अधिकारी इनके घर आ रहे हैं उसको दिखा रहे कि यही शराब पी करके उनकी मौत हुई। लेकिन सबसे अहम बात है कि शराब को अभी तक प्रशासन ने जब्त नहीं किया है, नहीं इसे टेस्ट के लिए भेजा गया है ताकि मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके कि आखिर वीरेंद्र ठाकुर की मौत कैसे हुई थी, क्या वास्तव में उसके लिए दोषी शराब यही शराब है या फिर कुछ और कारण है। लिहाजा कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि प्रशासन इस मामले को लेकर लापरवाही बरत रही है और अभी तक जिस शराब से उनकी मौत हुई है वो इनके घर में मौजूद है। थोड़ा ही मात्रा बचा हुआ है लेकिन उसे जब्त कर जाँच करने की जरूरत नहीं समझी गई। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। और देखिए बड़ी खबर आपको आईबी के सूत्रों से बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई आतंकी संगठन मिलकर भारत पर हमले की योजना बना रहे हैं। आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा, टीआरएफ, जेएमएचएम एक साथ मिलकर धार्मिक सभाओं, मंदिरों, दक्षिणपंथी नेताओं, रेलवे, पावर ग्रिड, रक्षा प्रतिष्ठान जैसे अहम ठिकानों पर हमले की योजना बना रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या में बन रहा राम जन्मभूमि मंदिर भी है, जहां आतंकी हमले की योजना बनाई जा रही है। हमले के लिए तालिबान आतंकियों को जेल से छोड़ा जा रहा है, जो स्नाइपर, मोर्टार, आईईडी, लोन वुल्फ मामले और आत्मघाती हमले कर सकते हैं। पीओके में लॉन्च पैड पर विभिन्न संगठनों के आतंकियों की गतिविधियां बढ़ गई है। इन हमलों के लिए आतंकी संगठन करतारपुर कॉरिडोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकी खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों, वामपंथी उग्रवादियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रोगेशन और पकड़े जाने वाले आतंकी संगठन के स्लीपर सेल, जो चाहे बिहार में, वेस्ट बंगाल में और कुछ उत्तर प्रदेश में भी, इन्होंने अपना आधार कार्ड, अपनी पूरी प्रमाण पत्र और अपने उस चीज़ों को पूरी तौर पे दस्तावेज तैयार कर लिया है, जिससे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके अपने रोजी रोटी के नाम पे पाकिस्तान, टर्की और चीन, और मैं आपको बताऊं जो तालिबान का जो अभी सोच है वो इतना जबरदस्त है कि एलओसी के ऊपर ये जानकारी मिला है कि 200 से 300 लोग तरह तरह के मोटर, छोटे आर्टिलरी और जितने भी आरपीजीएल जैसे हथियार, चाहे स्मॉल हो या लॉन्ग रेंज के हों, इनको सबको उन्होंने लेआउट भी कर दिया है। जब हमारे देश में 2 प्रधानमंत्रियों का शहादत हो चुका है आपके चुनावी में और राजनीति माहौल में, तो हमारे प्रधानमंत्री का जो फिरोजपुर का जो इंसिडेंट है वो बहुत साजिश वाला है, सीमा के एकदम नजदीक हुआ है। तो हमें राजनीति नहीं, हमें अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होना चाहिए। और इन हालातों को देखते हुए जहां तालिबान, चीन, पाकिस्तान और टर्की का एक साथ समन्वय हो रहा है, उसका खास कारण है कि विश्व में जो भारत की स्थिति है उसको लगातार इन हरकतों से कमजोर किया जाए और देश के ऊपर इस तरह का दबाव दिया जाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आजकल देखिए कितनी बयानबाजियां हो रही हैं, और बयानबाजी का मकसद क्या है? केवल सरकार को
अस्थिर करना, और ये देश के लिए अच्छा नहीं होता। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार में रेल अस्पताल में 250 लीटर ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि इसके इंस्टॉलेशन के साथ ही करीब 48 बेड तक भी ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा मुकर्रर करा दी गई है। इससे न सिर्फ कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी, बल्कि कटिहार रेल मंडल से जुड़ी बड़ी आबादी को भी मदद मिल सकेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। पूरे देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कटिहार से एक अच्छी खबर है। जिला अस्पताल के साथ साथ अब कटिहार रेल अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल कर दिया गया है, जिससे रेलवे से जुड़े बड़े आबादी को लाभ मिलने वाला है। बड़ी बात यह है कि कोरोना के दौर में ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसका जरूरत इससे पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। इसके तहत कटिहार रेल अस्पताल में इस तरह से ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल किया गया। आगे हम चलते हैं, इसको किस तरह से बेड तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। जो रेलवे के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है CMS सर है हमारे साथ, वो भी आगे बताएंगे किस तरह से व्यवस्थित किया गया है व्यवस्था को। सर क्या व्यवस्था है, किस तरह से? नहीं, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताने के लिए कि NF रेलवे के कटिहार डिवीज़न में एक PSA प्लांट जो कि ऑक्सीजन जनरेट करता है, 250 ml प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट करता है, और उससे ऑक्सीजन हम लोगों ने पाइपलाइन भी लगाई है, जो पाइपलाइन की तरफ से 46 पेशेंट्स को बेड के ऊपर तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराई गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से हमें ऑक्सीजन खरीदना की ज़रूरत नहीं है, सिलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से डायरेक्टली पेशेंट लोगों को ऑक्सीजन हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं। किसी कारण अगर ऑक्सीजन प्लांट में खराबी हो जाती है या लाइट जाने से या किसी कारण ऑक्सीजन वहाँ से नहीं जाता है, तो एक इमरजेंसी सिचुएशन ये हम लोगों ने सिलेंडर्स के थ्रू भी ऑक्सीजन दे सकते हैं। 12 सिलेंडर लगने के बाद 2 दिन तक कंटिन्यूसली सिलेंडर्स के थ्रू ऑक्सीजन दिया जा सकता है पाइपलाइन द्वारा। तो इसके लिए भी जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो भी हम लोगों ने करके रखी हुई है। और ऑक्सीजन के मामले में अब कटिहार रेल अस्पताल भी आत्मनिर्भर बन चुका है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब बात बिहार में सर्दी के सितम की। पिछले 4-5 दिनों से समस्तीपुर जिले में भी सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है, जिससे दिन में भी गाड़ियों को हेडलाइट जलानी पड़ती है। वहीं आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। समस्तीपुर में ठंड के हालातों का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में लगातार ठंड और शीतलहर कहर बरपा रही। अब समस्तीपुर की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। सड़कों पर कुहासा छाया हुआ है, कुहासे की चादर में पूरा इलाका यहाँ लिपटा हुआ है और सड़कों पर काफ़ी कम संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग चल रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत सड़कों पे चलने में हो रही है, चूँकि 5 से 7 मीटर की विजिबिलिटी यहाँ पे है और पूरा इलाका कुहासे की चादर में लिपटा हुआ। और पिछले 4-5 दिन से यही मौसम की यही स्थिति है और सड़कों पर लाइट जला करके वाहनों को चलना पड़ रहा है, और यही स्थिति कमोबेश 4-5 दिन से बनी हुई है। और आज सुबह से लगातार कुहासा छाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग सुबह पहुँचे हैं और इनसे ज़्यादा कैसा ठंड है? ठंड तो बहुत लग रही है। अच्छा, तो यहाँ जो है कोई इलाज का उपाय नहीं हुआ है, उससे भी आदमी ज़िंदगी जी रही है कैसे भी हो, यही सब है। बहुत ठंड लग रही है। तो ये सुनील कुमार थे जिन के द्वारा बताया जा रहा है काफ़ी ठंड है, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी तरह की लाभ की व्यवस्था नहीं की। सड़कों की तस्वीर हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। ये वाहन जो सड़क से होकर गुजर रहे हैं उनकी स्थिति देखिए, लाइट जला करके ये चल रहे हैं और पूरा इलाका कुहासे के चादर में लिपटा हुआ है। और ये समस्तीपुर पटना दरभंगा मुख्य मार्ग है और उसकी ये स्थिति है, और सड़कों पर 5 से 7 मीटर विजिबिलिटी है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अब आपको लिए चलते हैं मुंगेर के पोलो मैदान में, जहां का नजारा देखकर आप हैरान रह जाएंगे और बेटियों के हौसले और जज्बे को सलाम करेंगे। बिहार पुलिस में भर्ती के लिए तैयारियों में जुटी बेटियां जमकर पसीना बहा रही है। कड़ाके की ठंड में बेटियों का हौसला देखने लायक है।
पिछले 1 महीने से ये लड़कियां इसी मैदान में सुबह सुबह जुटती हैं। रोजाना 3 किलोमीटर का दौड़ लगाती है। लंबी कूद, ऊंची कूद, व्यायाम के जरिए खुद को फौलाद बना रही है। पोलो मैदान में पसीना बहा रहे लड़कियों की तैयारियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। आज बेटियां किसी भी फील्ड में किसी से भी कम नहीं है, चाहे वो पुलिस विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग ले लिया जाए, उस विभाग में बेटियां आज बेटों के कंधे से कंधे मिला के चलने वाली हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये सभी बेटियां बिहार पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उनके फिजिकल को लेकर ट्रेनिंग करने में लगी हुई हैं। ठंड का मौसम होते हुए भी जो ठंड है काफ़ी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ये बेटियां जो है कहीं किन्हीं से कभी कहीं से भी पीछे नहीं है। वो भी चाहती हैं कि वो भी इंडिपेंडेंट हो, वो उनको भी लगता है कि वो किसी से कम नहीं है। बिहार पुलिस का फिजिकल करने के लिए हम लोग यहाँ पोलो फील्ड मुंगेर आए हैं। पहले जो देखा जाता था कि बेटियां को निकलने नहीं दिया जाता, आज फील्ड में आके आप लोग ट्रेनिंग करें, क्या करेंगे? हम बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। पहले हम लोग को घर से निकलने के लिए नहीं दिया जाता था, आज हम लोग उनसे आगे बढ़ रहे हैं। आज लड़कों से ज़्यादा लड़कियां सब चीज़ में आगे है, चाहे वो फोर्स लाइन हो चाहे कुछ भी हो। आज बेटियां जो बेटों से ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि आगे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। आज किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए आए हैं। कब से आए हैं? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले से आए हैं। क्या क्या ट्रेनिंग में क्या क्या करते हैं आप लोग? हाई जंप करते हैं, गोला करते हैं, रनिंग करते हैं और एक्सरसाइज सब करते हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं है। ठंड का मौसम है, कोई भी आएंगे, क्या करें? हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि लोग समझते हैं कि लड़कियां बोझ होती हैं, इसी चीज़ को हम गलत साबित करते हैं कि लड़कियां बोझ नहीं होती। लड़कियां किसी पे बोझ नहीं होती है, सही बात है, लड़कियां किसी पे बोझ नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि जो बेटियां हैं वो बिल्कुल लगी हुई हैं कि वो भी चाहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो। क्या करेंगे? हाँ, हम लोग आज के ज़माने में किसी युवा से कम है नहीं, इसलिए हम लोग अगर चाहेंगे तो और भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे है ऐसा है कि शहर में सबको सब तरह का सुविधा मिल जाता है, लेकिन गांव में बहुत दूर दूर से यहाँ पे गर्ल्स आती हैं और ज्वाइन करती है। इतनी कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह आकर के 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम फिजिकल अपना देती है ताकि हम लोग आगे कुछ कर पाए। ये लड़कियाँ सही में लड़कों से किसी भी हालत में कम नहीं है, ठान ले तो जग जीत के आ सकती हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।